बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बर्फ़ पिघल रही है, ताल्लुकात बेहतर भी हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं मज़ीद किसी के लिए ज़मीन तंग हो रही है। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन सब की तफसील मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बतानी है। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी जो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हुई है। हमारे पता चला है कि दो बहुत अहम शख्सियात की, दो बहुत अहम जस्टिस की, दो ऐसे सीनियर जस्टिस जिनका ताल्लुक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से है। एक हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और एक हैं ऑफ कोर्स हमारे वेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजेपी उमर अता बंदयाल साहब। इनके बीच में एक मुलाकात हुई है। अच्छा, अगर मुलाकात होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है दोनों सीनियर जज साहिबान हैं, दोनों का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है। एक चीफ जस्टिस हैं और एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, यानी एक चीफ जस्टिस इन वेटिंग है। एंड इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इफ़ दे आर मीटिंग, तो वो कोई इतनी बड़ी खबर है नहीं। लेकिन खबर तब बड़ी बन जाती है जब आपको ये पता चले कि पिछले 72 घंटों में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाइक लास्ट 72 आवर्स में ये तीसरी मुलाकात है। ये खबर तब बन जाती है जब आप मौजूदा मुल्क की सूरत हाल देखें और आप देखें कि किस तरीके से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनके खिलाफ पिछली हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया, और तब उनके अपने प्रोफेशन से बहुत से लोगों ने शायद आवाज़ नहीं उठाई, बहुत से लोगों ने उनका साथ भी दिया, बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि जो हो रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ वो गलत हो रहा है। यानी एक जो डिवीज़न रिसेंटली देखी गई है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में अदलिया के हवाले से, अगर उसको मद्देनज़र रखें तो खबर बहुत बड़ी है। अगर आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो उस कन्वेंशन में जो दस्तूर के लिए रखी जाती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इनवाइट किया जाता है पार्लियामान की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्विटेशन जाता है फ्रॉम द स्पीकर नेशनल असेंबली, और उसके स्पेशल इनविटेशन के ऊपर उनकी रिप्रेजेंटेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब करते हैं। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब पार्लियामान में ये बैठे हुए पाए जाते हैं कि जी वो आसिफ अली जरदारी साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल बराबर में बैठे हुए हैं, और इस चीज़ को सनसनीखेज तरीके से बताया जाता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। मैं बड़े वसूख से कह रही हूँ कि ये पोलिटिसाइज करने की कोशिश उनको उन्हीं लोगों ने की है जो कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन फैलाते हैं। मैंने कल भी इस बारे में बात की थी, मैं आज फिर इस बारे में बात करूंगी, और आज तो बात करना बनता है। आज इसलिए बात करना बनता है कि 72 घंटों के अंदर तीसरी मुलाकात, बर्फ पिघल रही है। आखिरी जो 40 मिनट की लगभग जो मुलाकात हुई है उसके बीच के अंदर काफ़ी खुशगवार माहौल में बात हुई है। मतलब हमें भी लोगों ने बताया, हमें भी खबरें मिल जाती हैं कि अच्छे खुशगवार माहौल में बात हुई है, आगे बढ़ने के हवाले से बात हुई है। और उसके बाद जाहिरी सी बात है ज़्यादा इस मुलाकात को इसलिए भी सनसनीखेज बनाया जा रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ हो गई, क्योंकि उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अच्छा, अब बहुत से लोग इस क्लैरिफिकेशन को जोड़ रहे हैं इस मुलाकात के साथ। मैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं इस क्लैरिफिकेशन को उस मुलाकात के साथ नहीं जोड़ूंगी। उस मुलाकात को, या ये जो अभी 40 मिनट की जो रीसेंट मुलाकात हुई है और इससे पहले जो 2 मुलाकातें हुई हैं, इन तीनों मुलाकातों के अंदर सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और सुप्रीम कोर्ट के रोल के हवाले से आपस में डिस्कशन हुई। वही डिस्कशन जो 2 सीनियर जजेस के बीच में, 2 कॉलीग्स के बीच में होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना, मतलब आम सादा फीका फूका खाना खाया नहीं जाता, स्पाइस होना चाहिए खाने में, चटपटा। तो इसी तरह खबर में भी चटपटाहट होनी चाहिए। जब तक खबर में चटपटाहट नहीं होगी मज़ा ही नहीं आएगा। अब मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि इन दोनों सीनियर जजेस की ये जो क्लैरिफिकेशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी है उसके हवाले से कोई बात नहीं। हाँ, दीगर मामलात पर बहुत बात, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन फिर आप मुझसे पूछेंगे कि क्लैरिफिकेशन क्यों आई, ये क्यों बाकायदा तौर पर जो है ये जारी किया गया मौक़िफ़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। वो इसलिए क्योंकि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑलरेडी उस दस्तूर में, उस कन्वेंशन में बैठे थे, और तभी उसी वक्त देन एंड देयर, अब ऐसा तो नहीं है ना रेकी हो गई थी, टेलीपैथी कर दी थी, ऐसा तो नहीं है। उसी वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इज़ अ वेरी 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 इंटेलिजेंट जज, बाय द बुक चलने वाले हैं। उनको अब तक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। उनके जो फैसलों का एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर आई हुई चीज़ को फेस किया है, जिस डिग्निटी, जिस ग्रेस के साथ, ही हैज़ अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट amongst people, and at least in my eyes he is very 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 respectable, because मुश्किल वक्त हर एक पर आता है, मेरे पर भी आता है, आप पर भी आया होगा,
आप उस वक्त को कैसे हैंडल करते हैं ये बताता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूरी हुकूमत के सामने, इमरान सरकार के सामने डट कर अपना कैरेक्टर बताया कि वो किस खमीर से बने हैं। यस, ही इज नॉट अ पंजाबी जज, यस ही इज नॉट अमंग्स्ट द पीपल जो कि एक क्लैन से आ रहे हैं या एक तरफ से आ रहे हैं। ही इज डिफरेंट, और उन्होंने साबित किया कि वो डिफरेंट है जिस तरीके से, जिस ऑनर के साथ उन्होंने हैंडल किया। सिमिलरली दस्तूर की बात भी उन्होंने बड़े ऑनर और डिग्निटी के साथ हैंडल की कि भाई उन्होंने कहा, पहले भी कहा तकरीर में जब उन्होंने की, और अब लिख करके इन राइटिंग अपना मौक़िफ़ जो है वो जो रिलीज किया, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस यकीन दहानी पर गया था कि भाई दस्तूर की बात है, दस्तूर के लिए तो मैं हमेशा बात करूंगा। अब भला आप भी सोचें, आप भी मुझे बताएं, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जी काजी फाइज ईसा साहब क्या करने चले गए, तो खुदा दा ना लवो जिन्ना लोगों ने तानू दस्तूर समझाना है, बताए मुझे, आप लोग को आर्टिकल की समझ है? कितने लोगों ने आइन कानून पढ़ा है? अरे कितने लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं? कोई भी नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम खुद मजबूरी में पढ़ते हैं। जब ऐसे क्राइसिस होते हैं ना, फिर हम आर्टिकल एक एक निकाल के जब हमें लॉ एक्सपर्ट्स बताते हैं, फिर हम एज एन एंकर, क्योंकि हमें उनके ऊपर कमेंट करना होता है पॉलिटिकली, तो फिर हमें वो आइन और वो समझना पड़ता है कि वो भाई जो लोग आइन की तशरीह कर रहे हैं वो क्या दस्तूर के हवाले से सेलिब्रेशन में नहीं आएंगे? अब इस चीज को इसलिए सेंसेशनलाइज किया गया क्योंकि लोगों का, सबसे पहले मैंने आप लोगों का जहन ठीक करना है। मैं आप लोग का जहन ठीक करना चाहती हूँ, क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ कि अगर पार्लियामान में होते हैं अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अगर पार्लियामान किसी चीज पर इकट्ठा बैठ जाए तो इसको मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग हमला क्यों तसव्वुर करते हैं। जैसे पीटीआई दस्तूर की सेलिब्रेशन को, काजी फाइज ईसा साहब के वहां होने को, उनकी तकरीर को सुप्रीम कोर्ट पर हमला तसव्वुर कर रही है, या जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मे भी शायद कुछ जजेस भी जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अग्री कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद पार्लियामान ने कोई हमला कर दिया। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन हुआ, वहां पर लोग अगर अपनी राय दे रहे हैं और अगर एक करारदाद मंजूर हो रही है, सो दैट इज द ओनली डेमोक्रेटिक ऑफिशियल फोरम। वो किसी सूरत हमला नहीं होता, वो किसी सूरत किसी चीज को साबुटाज करना नहीं होता। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी पाकिस्तान के उन लोगों को जिनको जमहूरियत का, पार्लियामान का, दस्तूर का पता है, उनको पता होनी चाहिए। ए बी, उस वक्त भी काजी फाइज ईसा साहब ने बोला कि भाई मुझे कहा गया था कि यहाँ पे सियासी तकरीर नहीं होगी। उसकी एक रीजन है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा मैं इसी गारंटी पर आया था कि अगर सियासी तकरीर नहीं होगी तभी मैं आऊंगा, बिकॉज ही इज अ चीफ जस्टिस इन मेकिंग, ही इज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। सितंबर में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इस टाइम पर ही इज वन ऑफ द वेरी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यही वो चीजें होती हैं कि मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप देखिए पाकिस्तान के मुल्क के अंदर आर्मी चीफ बहुत मुतनाज़ है, आर्मी बहुत ज्यादा मुतनाज़ है। अब कोर्ट्स भी हो रही हैं, कुछ अपने करने पर भी हो रही हैं और कुछ खास तौर पर शाहज़ादा शाह के वफादार जो होते हैं, एडिंग फ्यूल टू द फायर, कुछ थोड़ी फैसलों से, कुछ अपनी वजह से भी हो रही हैं और कुछ इस वजह से भी हो रही हैं कि इन चीज़ों को मजीद हवा मिल रही है। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी खड़े होकर के बोला था, और वो मेरे लिए बहुत मोहतरम चीज़ है क्योंकि मेरे लिए पार्लियामान बहुत मोहतरम है। काजी फाइज ईसा साहब ने वहाँ पर भी बोला कि भाई मुझे बुलाया गया, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के साथ खड़ा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तकारीर हुई, मुझे कहा गया था कि यहाँ पर सियासी तकारीर नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सियासी तकारीर हुई है मैं उन पे कमेंट नहीं करूंगा, और उन कमेंट को, मेरी चुप रहने को ये ना तसव्वुर किया जाए कि मैं इनसे अग्री करता हूं या मैं इनसे डिसएग्री करता हूं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आगे केसेस मैंने सुनने हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको शायद मुझे सजाएं भी देनी पड़े। ये उनकी तकरीर थी जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर थी, और उसके बाद आज जब एक्चुअली ये मौक़िफ़ आया तो उस मौक़िफ़ को जानबूझकर सेंसेशनलाइज करने वाले लोग जो हैं, क्योंकि मसाला चाहिए ना, मसाला चाहिए, शशका चाहिए ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, उसको इस मीटिंग के साथ जोड़ रहे हैं जो 40 मिनट की। अरे भाई ज़माने में दुख कम है, और क्या कम दुख हैं? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाक की लकीरें निकलवाने की कोशिश करनी है। जाहिर सी बात है 21 अरब रुपए नहीं दिए ना, कि दिए कोई इलेक्शन के लिए, और फैसला आया हुआ है। ये मामला इतना आसान नहीं है। कंटेम्प्ट लगाना पूरी पार्लियामान पे या कंटेम्प्ट लगना शहबाज शरीफ साहब पर इतना आसान नहीं है, और कंटेम्प्ट से बचना भी इतना आसान नहीं है। ख्वारी होनी है, ये आप लिख लें, ये लिख कर रखा हुआ है कि भाई ये ख्वारी होगी, इट इज गोइंग टू बी अ टफ फाइट। अच्छा, अब यहां पर तो बर्फ पिघल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए कोई बर्फ नहीं पिघल रही है। मतलब कोई उनके मुज़ाकरात का अमल जो है
वो बाकायदा तौर पर आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनका जो बुरा वक्त पाकिस्तान में शुरू हुआ था वो आज़ाद कश्मीर तक जा पहुँचा है, तो भाई ये कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ इमरान खान को, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब को 1 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पार्लियामान से निकाला गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया, और आज उन्हीं के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज़ाद कश्मीर के, जो थे अब तो थे हो गए ना, उनको बरतरफ कर दिया गया। वही प्रेसिडेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स ने सेट किया। पाकिस्तान के कोर्ट्स ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया था? कंटेम्प्ट लगाना, सजा सुनाना प्राइम मिनिस्टर्स को, और अभी मतलब बगैर किसी आप कहें कि ट्रायल के उनको जो है बरतरफ किया गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर हैं, जो इलियास तनवीर साहब हैं, उनका इशू ये है कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स किए अदलिया के हवाले से, जैसे कि खैर ऑब्वियसली वो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं चला सकती, मैं यहाँ पर भी नहीं चला सकती, लेकिन आपको लुब्बे लुबाब बता देती हूँ। भाई उन्होंने कुछ ऐसे किए कि जी अदलिया के हवाले से उन्होंने कहा जी हम धुआं निकाल देंगे, फिर बार बार कहते रहे कि जी रमज़ान का महीना है, रमज़ान में सब्र करना पड़ता है, फिर उन्होंने कहा कि जी फैसला हम करेंगे, कोई पीछे से बैठ कर हमें डिक्टेट नहीं करेगा। मतलब वो ऐसे कॉमेंट्स थे जो कि थ्रेटनिंग लगे। सो ऐसे में व्हाट हैपेंड वाज कि जी धमकी आमेज लहजे में बात क्यों की, ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कह करके ना अहल कर दिया। प्रैक्टिस वही थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बुलाया जाता है अदालत में, वो माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगने के बाद जब समात ख़त्म होती है तो समात के एंड होने पर उनको टाटा फिश बाय बाय कर दिया गया, टाइम फिश हो गई उनकी कि भाई आपको जो है ये सज़ा सुनाई जाती है कि अब आप किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, आप अब बरतरफ हो चुके हैं और आप ना अहल हो चुके हैं किसी भी ओहदे के लिए। अब इन दिस सिनेरियो जो प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास साहब, उनका क्या होगा? भाई उनका ये है कि जी वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर तो गए, प्राइम मिनिस्टरशिप तो उनकी चली गई। इसके अलावा वो पार्टी सदर भी थे तो वो भी वहाँ से चली गई, मतलब ये आज़ाद कश्मीर के। तो ये काफ़ी उनका जो मामला है ना वो ख़राब हो गया, और प्लस वो जो आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है उसमें भी नहीं अब बैठ सकते टेक्निकली। तो इन तीनों जगह से उनको फारिग करवा दिया गया। अब इस हवाले से तो डिबेट एक्चुअली ये होनी चाहिए कि क्या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इतना कमज़ोर होता है कि कोई भी उसके ऊपर जो है ये फैसला सुना दे, उसको बरतरफ कर दे। अभी मैं तो यही सोच रही थी, मेरा तो खून इसी वाले हवाले से खौल रहा था कि भाई एक ही हो रहा है, जो पाकिस्तान की अदालतें कर रही थी सक्सेसफुली वो आगे ट्रांसफ़र हो गया है आज़ाद कश्मीर की अदालतों में। पर इससे पहले कि मैं कोई मज़ीद इस बारे में प्रचार करूं, मैं मज़ीद कुछ बात करूं, फवाद चौधरी साहब ने बयान दाग दिया, और मेरे शो के अंदर आज शौकत बसरा साहब थे, उन्होंने भी एक बयान दाग दिया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अदलिया को धमकी देने के हवाले से ये उनको सज़ा मिली है, तो ये लेसन, ये सबक होना चाहिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए। अब मसला ये है, ये जो वन लाइनर फवाद चौधरी साहब का है, और ये इसी किस्म का सिमिलर मिलता जुलता वन लाइनर जो शौकत बसरा साहब ने मेरे शो पे दिया आज, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि बुग़्ज़े शहबाज शरीफ में, क्योंकि ये सब ये चाहते हैं, क्योंकि 21 अरब रुपए नहीं दिए, क्योंकि इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग इंतखाबात नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बकौल उनके ये लोग पार्लियामान के पीछे छुप रहे हैं, तो बुग़्ज़े शहबाज शरीफ में अपना बंदा भी अगर बरतरफ हो रहा हो, गुड यार, ओके ओके ओके, मतलब अपना नुकसान भी हो रहा है, तो उसके ऊपर बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर की पावर, प्राइम मिनिस्टर की ताकत, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे, प्राइम मिनिस्टर के मनसब के लिए एक फाइट की जाए कि ही शुड बी स्ट्रांग, उल्टा ये ऐसे ही बड़े खुश ने, हाँ मजा आया ना हुन शहबाज शरीफ साहब, तुसी भी सबक लवो। सो ये एक चीज है। अब पाकिस्तान में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तनवीर इलियास साहब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब वो गिलगित बल्तिस्तान से ना ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो ठंडी हवाएं हमारे लिए नहीं है, वो ठंडी हवाएं जो हैं कोल्ड टेम्परेचर, वो वाला कोल्ड टेम्परेचर जिसे कहते हैं ना एक्चुअली बड़ा कोल्ड एटीट्यूड है कि बिल्कुल भी मुंह नहीं लाना, वो वाली हवाएं जो है वो पीटीआई के लिए आ रही हैं। और वो इस तरह की हवाएं हैं कि जी वहाँ पर भी थ्रेटनिंग फील हो रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी कोई चेंज आने वाला है, और वो इसलिए चेंज आने वाला है क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो भी हुक्मरान हैं, वो बेचारे अपने एक साथी जिनको अरेस्ट करके कभी यहाँ लेके जा रहे हैं, कभी वहाँ लेके जा रहे हैं, उनके हवाले से वो पीछे पीछे घूम रहे हैं। गंडापुर साहब, वही द फेमस शहद वाले बाबा, वो शहद वाले बाबा जी के पीछे जो है वो जा रहे हैं। अब
यहाँ से मुझे याद आया कि जब हवा चली थी, तब्दीली की हवाएं चली थी, खान आ रहा है, खान आ रहा है, खान आ रहा है, कोई पूछे तो कहना खान आया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जब गुब्बारे में से हवा निकालनी होती है ना, तो पता ही नहीं चलता। क्या सोचा था आपने कि ये जो 10 साल का प्लान है, ये तो 5 साल से भी पहले रैप अप हो जाएगा। यहाँ इमरान खान गए, वहाँ तनवीर इलियास साहब गए, अब गिलगित बल्तिस्तान से देखें कब ये खबर आती है। सो मामला ये है कि अगर अदलिया के अंदर थोड़ी सी बर्फ़ पिघल रही है, सियासतदानों के हवाले से वो बर्फ़ नहीं पिघल रही है। ये मामला अभी चलेगा, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। इसी तरह मेरा आपसे मिलने का सिलसिला भी बाकी है। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।